बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक अब हम जो पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ेंगे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हम इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आप मुख्तलिफ लोगों ने या मुख्तलिफ एजुकेशनलिस्ट ने इंटेलिजेंस की अपने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दी हुई हैं। एट द एंड कंसेप्ट सबका एक ही तरह का होता है। इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। अब देखिए, अब हम सब बैठे हुए हैं ना क्लास में, हम सब एक दूसरे से नॉलेज को ठीक है अप्लाई करने के हवाले से और स्किल के हवाले से सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी सारी गर्ल्स से अगर हम चाय बनाने का कहें तो सबका टेस्ट अपना अपना होगा। सब गर्ल से रोटी बनाने का कहें, सबके रोटी की शेप डिफरेंट होगी। सब बॉयज़ के अंदर जो भी स्किल है काम करने के हवाले से, वो जब उन्हें कहा जाएगा एक ही तरह के स्किल है, मुख्तलिफ बॉयज़ को कहा जाए तो उनमें हर किसी की अपनी अपनी जो है उसके अंदर से सलाहियत नज़र आ रही होगी। इसे कहते हैं एबिलिटी, जो अल्लाह ताला एक तो इंसान को देकर भेजता है और दूसरा इन्वायरमेंट उसके ऊपर असरअंदाज होता है। द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इसमें मुख्तलिफ की टर्म्स हैं जिनके ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज। इंटेलिजेंस को बहुत सारे वेज में डिफाइन किया जा सकता है। द कैपेसिटी फॉर अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके रीजनिंग के ऊपर जो है आपका जो नॉलेज है, जो चीज़ आपके सामने नहीं है लेकिन रीजंस की बुनियाद के ऊपर जो है आपको वो बात कितनी बेहतर समझ आती है या आप कितना बेहतर अंदाज में उस बात को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्शन नॉलेज होता है। एक कंक्रिएट वर्ड होता है और एक अब्स्ट्रैक्ट होता है। कंक्रिएट का मतलब होता है जो नॉलेज, जो मटीरियल या जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है और आप उसको जान रहे हैं। और अब्स्ट्रैक्ट मीन क्या है? जो इल्म या जो चीज़ आपके सामने नहीं है और फिर भी आप उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं रीजंस की बेस के ऊपर जो है, वो आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहलाता है। तो ये किसी में सलाहियत ज़्यादा होती है, किसी में सलाहियत या कैपेसिटी के लिए कम होती है। जिसमें जितनी सलाहियत होगी उतनी ही उसकी इंटेलिजेंस का लेवल कहलाएगा। जिस तरह अब बाकी लफ्ज़ भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब्स्ट्रैक्शन के साथ लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ अवेयरनेस है, लर्निंग है, इमोशनल नॉलेज है, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वो की टर्म्स हैं जो आप सब बारहा सुनते रहते हैं। अब ये जो की टर्म्स हैं हम इंडिविजुअल्स इंसानों की ज़िंदगी में देखते हैं। जिस इंसान की ज़िंदगी में इन की टर्म्स के हवाले से जितनी बेहतर कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, वो इंसान उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। और जिस इंसान में उसके कंपैरिजन में कम कैपेसिटी होगी तो साफ ज़ाहिर है वो उससे कम ज़हीन कहलाएगा या कम इंटेलिजेंट कहलाएगा। थियोरेटिकल डेफिनेशन या थियोरेटिकल पोजीशंस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस के बारे में कहते जी ये सब साइकोलॉजिस्ट ये मुसलसल डिबेट कर रहे हैं या करते रहे हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि इंटेलिजेंस सिंगल कैपेसिटी कहलाते पर मुश्तमिल है, और या कह लें स्पेसिफिक कैपेसिटीज़ जो हैं अगर किसी में ज़्यादा बेहतर है तो हम वो कहते हैं कि इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और कुछ का ख्याल ये है कि जनरली एक इंसान या तो इंटेलिजेंट होता है या इंटेलिजेंट नहीं होता। वो मल्टीपल क्वालिटीज़, मल्टीपल कैपेसिटीज़ उसमें जो है के हवाले से वो ओवरऑल दूसरे से अच्छा परफॉर्मर होता है या कम परफॉर्मर होता है। उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि इसमें इतनी इंटेलिजेंस है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, ये कम इंटेलिजेंट इंसान है। तो दो तरह की डिबेट है। एक डिबेट ये है कि एक इंसान एक एरिया में अगर बहुत एक्सपर्ट है तो हम कहते हैं कि ओवरऑल ये इंसान बहुत ज़हीन है।
दूसरी डिबेट ये है कि ओवरऑल ही इंसान मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ कैफियत में दूसरों से बेहतर परफॉर्म करे तो फिर हम कहेंगे ये इंसान दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बाल ये दोनों तरह की डिबेट अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है और दोनों अपनी अपनी जगह पे उसकी लॉजिक बयान करते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूस डिबेट अबाउट साइकोलॉजिस्ट अबाउट वेदर इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ single capacity or a number of specific capacities. Spearman suggested that there is a general ability or intelligence, जी जर्नल से उसने ब्रैकेट में लिया है, which is responsible for an individual's overall success in different tasks. तो वो जो ओवरऑल जो डिफरेंट टास्क में सक्सेस के हवाले से जिन साइकोलॉजिस्ट ने बात की उनमें सबसे पेश जो था वो स्पेयरमैन था। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि पीपल हु हैव गुड मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मैकेनिज्म आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो मिसाल के तौर पर समझाना चाहता है कि एक इंसान जो मेमोरी जिसकी बहुत अच्छी है और उसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। Overall, general intelligence include abstract thinking or reasoning, the capacity to acquire new knowledge and problem solving ability, जो हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि आपके पास ये मुख्तलिफ जो कीवर्ड्स हैं, रीजनिंग है, एक्वायरिंग नॉलेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा इंसान इंटेलिजेंट कहलाएगा। However, other theorists argue that individuals have more than one specific ability and this thus view intelligent are as multifaceted। अच्छा, तो दूसरों का ख्याल यही है कि एक इंडिविजुअल आपने किसी एक क्वालिटी की वजह से बाकियों से बाकी लोगों से क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ये इस फील्ड में बाकी लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बहरहाल दोनों के व्यूज कहता है जब हम सामने रखते हैं तो इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी फैक्टेड है, यानी कॉम्प्लिकेटेड आपके पास जो है वो एक फिनोमिना है। दोनों ही की बातों को हम ऐसे जो रद्द नहीं कर सकते, दोनों की अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन दलील है जिनकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों की राय है कि ये जनरल एबिलिटी है इंटेलिजेंस और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये स्पेसिफिक एबिलिटी है। थ्योरेटिकल पोजीशन के बारे में फर्दर हम पढ़ते हैं तो तीन तरह की इंटेलिजेंस का जिक्र है। एक है ट्राई-आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दूसरी है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और तीसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने तीन बेसिक कंपोनेंट बयान किए इंटेलिजेंस के हवाले से, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो ये जिस इंसान में ये तीन दूसरों से ज़्यादा बेहतर होंगे तो डेफिनेटली वो बाकियों से ज़्यादा ज़हीन कहलाएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के मुताबिक। कौन कौन से हैं? एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। ये तीनों टर्म्स से आप अवेयर हैं। एनालिटिकल है एनालिसिस से आ गया, क्रिएटिव क्रिएटिविटी से आ गया और प्रैक्टिकल अप्लाई करने के हवाले से आ गया। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 आइडेंटिफाइबल फॉर्म बताई है। वो कौन कौन सी हैं? लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। ये टर्म्स जो हैं इसके हवाले से बताया कि एक ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो जो चेक किया जा सकता है या बताया जा सकता है कि इन एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर ये इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंस है। तो जहानत के मेयारात में इस तरह के की टर्म्स को देखा जाता है। इसमें ज़्यादा की टर्म से तो आप फेमिलियर ही हैं कि लॉजिक से बात करना या लॉजिकल मैथमेटिक्स, ये आपने बड़ा अच्छी तरह से इससे अवेयर है। आपने एनटीएस दिया हुआ है, गेट नेट वगैरह के टेस्ट दिए हुए हैं। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज वाइज, स्पोकन वाइज है, आपकी कौन कौन सी ज़बान उसे आती है, कौन सी ज़बान कितनी जल्दी सीख सकता है, जो सीखता है जो बोलता है वो कितना बेहतर बोलता है। स्पेशल का मतलब मकामी भी होता है, वैसे लफ्ज़ी मतलब ऑक्यूपाइंग स्पेस के मीनिंग में भी आता है। आपके पास जो है
परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि हम जब रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो हमारे एक दूसरे के बारे में जो परसेप्शन बनती है उसके मीनिंग में भी स्पेशल आता है। म्यूजिकल का मतलब आप समझते हैं रिथम वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो म्यूजिक के अंदर आती हैं। ये म्यूजिकल का हरकत मतलब म्यूजिक या गाना बजाना नहीं है। म्यूजिक और नॉइस ये दो वर्ड हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ कुछ रिदम और स्मूथली हो रहा हो आवाज़ों की सूरत में वो म्यूजिकल कहलाता है। जहाँ नॉइस पैदा हो रही हो, शोर पैदा हो रहा हो आवाज़ की सूरत में, तो वो आपके पास नॉइसी साउंड्स कहलाती हैं। बॉडली किनेस्थेटिक, बॉडली किनेस्थेटिक क्या होता है? आपके पास कैपेसिटी टू मैनिपुलेट करना है, कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ये सलाहियत होना मैनिपुलेट करने की अपने अंदाज में। मैनिपुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ जिस मकसद के लिए भी बनी है आप उसको क्या कैसे अपने अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कैपेसिटी ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर जो है एक सर्जन है, बहुत सारे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। एक जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बड़ा मशहूर होता है कि इसका ऑपरेशन बड़ा कामयाब है, तो वो सर्जन उसकी क्या है, उसकी आपके पास बॉडली किनेस्थेटिक एबिलिटी बाकियों से मुख्तलिफ है, कि वो सर्जन बहुत अच्छा है। एक डांसर डांस डांस बहुत सारे लोग करते हैं, एक डांस करने वाला का जो बॉडी मूवमेंट है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो उसकी वो बॉडी किनेस्थेटिक बाकियों से बेहतर है। तो उसने भी उसी इन्वायरमेंट में सीखा, उसी तरह से सीखा, लेकिन वो बाकियों से ज़्यादा परफॉर्म करने लग गया। यानी स्किल के हवाले से कोई सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आपके पास टीचर है, कोई मुख्तलिफ कोई एक्टर है, तो जो जिस जिस एरिया में है जो बाकियों से वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो वो बॉडीली किनेस्थेटिक में आ रहा है। इंटरपर्सनल क्या होता है? बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इंटरपर्सनल कहलाता है। हमने कल भी बात की थी कि हमारे जो दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, तो आप लोगों ने इसके ऊपर बात की और इस बात से इत्तेफाक किया कि मोस्टली के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अरसा तक बेहतर नहीं रह पाते। दूसरा इंट्रापर्सनल, ये बड़ी ही और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास रिलेशनशिप है, कि बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, आपका अपने साथ ताल्लुक। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि सबसे कम टाइम अगर हम जिंदगी में किसी को देते हैं तो वो खुद को देते हैं। तो आपका अपने साथ जितना कम टाइम देंगे, कम जानेंगे अपने बारे में, उतना ज़्यादा अनहैप्पी रहेंगे। और नेचुरलिस्टिक, और नेचर से निकला है। तीसरा है जी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक इमोशन से है। अंडरस्टैंड इमोशंस, एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली, मॉनिटर देयर ओन एंड अदर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड अलाउ इमोशन टू गाइड देयर थिंकिंग एंड एक्शंस। तो इमोशन, आज ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, पहले आपके पास जो इंटेलिजेंस थी वो IQ था, ठीक है ना, तो अब EQ आ गया है। तो आपकी जो इमोशन जितनी ज़्यादा स्टेबल होंगी आप उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगे। ये लेटेस्ट आपकी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की वो इमोशंस के साथ रिलेट कर दी गई है। और इमोशंस के बारे में जैसे 3-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इमोशन की अंडरस्टैंडिंग, इमोशन का एक्सप्रेशन है, इमोशन को मॉनिटर करना, अपनी और दूसरों के इमोशंस को जानना, और फिर है अलाउ इमोशन टू गाइड देयर थिंकिंग एंड एक्शन, और इमोशन के जरिए है गाइडलाइन लेना या देना जो है वो सारा इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है। उसके बाद है जी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का जिक्र है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो सब बहुत ही मशहूर इंटेलिजेंस टेस्ट है वो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है, 1905 में बनाया गया। विलियम स्टैनर्ड इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ 1912, Wechsler's Intelligence Scale 1955, the Bailey Scale of Infant and Toddler Development 1969. Aptitude and achievement tests are also used as indicator of an individual intelligence. एप्टीट्यूड टेस्ट का पता ना, जिसमें फ्यूचर आपके एक इंसान की जो कैपेसिटी है फ्यूचर में वो कैसा होगा उसके बारे में जो इंसान का टेस्ट लिया जाता है मुख्तलिफ स्टेटमेंट के जरिए, वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। और अचीवमेंट टेस्ट आपको पता है कि जो आपका है आप प्रेजेंटली आपकी क्या पोजीशन है, क्या कैफियत है, उसके हवाले से आप उस टेस्ट में जो स्कोर करेंगे उससे आपके अचीवमेंट टेस्ट कंसिडर होगा। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस,
Measurement of intelligence में Stanford Binet test and Wechsler scale are the two most commonly used individual tests to measure intelligence। तो ये दो बहुत ही मशहूर आपके पास टेस्ट हैं जिसके जरिए इंटेलिजेंस मेजर करने का फार्मूला दिया गया। स्टैनफोर्ड बिनेट तो बहुत मशहूर टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट constructed a measure of intelligence in response to the French government calls in 1905. He developed the concept of mental age, which responds a child mental development in relation to the other children. His test consists of 30 items to assist mental process and behavior. Later in 1912, William Stern introduced intelligent quotient IQ, which represent an individual mental age divided by chronicle age multiplied by 100. IQ is equal to mental age divided by physical age multiplied by 100. तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है ये 1905 में बनाया गया और इसमें बेसिकली 30 एटम यानी 30 सवाल बनाए गए मेंटल प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के, और इस तरह से एक इंडिविजुअल का मेंटल प्रोसेस को रिलेट किया गया दूसरे पर्सन के मेंटल प्रोसेस से और फिर उसकी बेस के ऊपर डिसाइड किया गया कि कौन सा इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा ज़हीन है या कम ज़हीन है। लेकिन उसके बाद फिर विलियम स्टर्न ने इसी को मज़ीद फर्दर कंटिन्यू किया और एक बहुत ही मशहूर और पॉपुलर फार्मूला में दे दिया, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज ओवर फिजिकल या क्रॉनिकल एज। मेंटल एज यानी आप जिस भी एज में है आपकी जो परफॉर्मेंस है करंटली वो आपकी मेंटल एज कहलाएगी, और जो आपकी पैदाइश की एज है वो आपकी फिजिकल एज कहलाएगी। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो उससे जो आपके पास वैल्यू आती है उसके हिसाब से एक चार्ट बनाया गया और बताया गया कि जो 50 से कम जो होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, 70 के राउंड अबाउट 70 टू 90 के दरमियान एवरेज लोग होते हैं, 90 टू 110 के दरमियान ज़हीन लोग होते हैं, 110 से 30 के दरमियान जो है वो एक्स्ट्रा ज़हीन या है आपके पास होते हैं, और आपके पास या फतीन होते हैं, और 130 से ऊपर या 140 या इसके ऊपर जो है वो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक चार्ट बना दिया गया। Measurement of intelligence. Wechsler intelligence scale, another commonly employed intelligence test, is called the Wechsler intelligence scale of children 4, WISC-4. It targets the children age between 6 to 16 years and offers a measure of both general intelligence as well as other intellectual factors such as verbal reasoning, perceptual reasoning, working memory and processing speed। तो इसने थोड़ा सा बता दिया कि वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट में जो एज ली गई बच्चों की वो 6 से 16 साल के दरमियान ली गई, और इस इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल फैक्टर को भी ऐड किया गया। और वो इंटेलेक्चुअल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग है, परसेप्चुअल रीजनिंग है, वर्किंग मेमोरी है एंड प्रोसेसिंग स्पीड है। Measurement of intelligence. Furthermore, aptitude and achievement tests are also used as indicator of the individual intelligence। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के लिए आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट भी और अचीवमेंट टेस्ट भी जो है ये इंडिकेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को। एप्टीट्यूड टेस्ट रेफर्स टू द पर्सनल पोटेंशियल टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क इन फ्यूचर, where achievement test assess the actual knowledge and skill of the person। यानी मौजूदा जो उसकी बच्चे इंडिविजुअल का जो नॉलेज और स्किल है वो अचीवमेंट टेस्ट के जरिए शो होगा, और फ्यूचर के हवाले से जो प्रेडिक्शन करनी है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए होगी। While the above mentioned test provide appropriate measurement for children and adult। और above mentioned test जितने भी आपने ये पढ़ा और उसके पीछे जितने भी पढ़े ये हैं, ये appropriate समझे जाते हैं चिल्ड्रन और अडल्ट की appropriate measurement के हवाले से। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को। इससे पीछे जो हमने पढ़े 3 वो हमने पढ़े इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जो टेस्ट थे। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आर रेदर क्विक एंड
cost effective way of measuring student intelligence is to conduct the test in a group. This help to reduce the related expenses and save time. और रीजन भी बता दी कि इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस चेक करने की बजाय अगर ग्रुप में इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाए तो आपके टाइम की भी बचत होती है और आपके एक्सपेंसेस की भी बचत होती है. देयर आर टेस्ट दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दिस पर्पज. फॉर एग्जांपल द लॉर्ड थॉर्नडाइक इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ऑटिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट. ये दो बड़े मशहूर टेस्ट हैं जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए गए. However, group intelligence tests should be used with caution since they have certain limitations. उसने कहा कि ये इंडिकेशन है, इशारा है जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इसमें कोई शक नहीं कि टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं. वो लिमिटेशंस क्या है? मिसाल के तौर पर दे डू नॉट अलाउ द एग्जामिनर टू डेवलप रैपिड एंड डिटरमाइन द स्टूडेंट लेवल ऑफ एंजाइटी. कि ये अलाउ नहीं करते ये टेस्ट के बच्चे की रैपिड डेवलपमेंट को मेजर कर सके या बच्चे के एंजाइटी लेवल को मेजर कर सके. इट इज जनरली सजेस्टेड दैट द स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट शुड बी सप्लीमेंटेड विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज. और चूंकि जब बच्चे को टेस्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जानी है वो भी इसमें ये आपके पास लिमिटेशन है कि वो अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड. अब हम आपकी इंटेलिजेंस से निकल के अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. इन्फेंसी टू चाइल्डहुड. चिल्ड्रन गेन कॉग्निटिव मिच्योरिटी एज द एज. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बच्चे में कॉग्निटिव मिच्योरिटी, कॉग्निटिव का मतलब थिंकिंग या थॉट प्रोसेस है वो बच्चा हासिल करता जाता है. विद द टाइम एंड एक्सपीरियंस they advance their thinking skill and make transition from simple to complex cognitive process which add to their intelligence as well. साफ जरा जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सिंपल टू कम्प्लेक्स नॉलेज गेन करता जाएगा और वैसे वैसे उसका इंटेलिजेंस का लेवल उसके उस इंसान के साथ ऐड होता जाएगा. This section emphasizes the process यानी cognition process rather than the product of mental activities. सिर्फ मेंटल एक्टिविटीज का नाम नहीं, जिसे इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही, कॉग्निशन पूरे की बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉग्निशन को इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट कर रहा है. इट एग्जामिन हाउ डू चिल्ड्रन मेक कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड. इन डूइंग सो इट आल्सो हाईलाइट द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. वो आपने पियाजे में भी पढ़ा था पीछे कि आपके पास जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर हैं वो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम जो है उसी सिंपल टू कम्प्लेक्स चेंज होती जाती है या इंप्रूव होती जाती है. इस तरह से ये लास्ट स्लाइड में हमने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हवाले से पढ़ा, चाइल्डहुड के हवाले से, और इससे पहले जितनी भी स्लाइड्स उन्हें इंटेलिजेंस के हवाले से पढ़ी जिसमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को पढ़ा. इंटेलिजेंस की हमने पढ़ा कि वो कितना मेजर करने के लिए दो तरह के टेस्ट हैं कि एक आपके पास इंडिविजुअल एबिलिटी मालूम करने के लिए और दूसरा ग्रुप के अंदर जो है मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट जो है. तो होपफुली आपको इंटेलिजेंस की वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. तो इसके साथ ही आपसे जो है इस स्लाइड के लिए इजाज़त चाहता हूँ.